जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का जो है 2023 का प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। और हम जो है अभी तक जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे अब हम जो है और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसा कि हमारा सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद है कि सभी बच्चों का फिजिक्स और अन्य सब्जेक्टों में अच्छा परसेंटेज जाए। ठीक है, तो हम यही मनोकामना करेंगे और ये मेरा आशीर्वाद भी है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं भैया, पहला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बेटा है क्या, तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा पहला क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम जो है प्रैक्टिस सेट 2023 का जो है पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आ गया होगा, कह रहा है का नंबर 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो बेटा इसको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आएगा भी नहीं। क्या, इसको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। तो हम देख लेते हैं भैया, क्या यहाँ पर है कौन सा खंड, क्या है खंड। पहला क्वेश्चन है जिसमें से पहले का नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के बारे में पूछ रहा है। तो चूंकि हम बेटा जानते हैं कि 1/√म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मीटर अपान सेकेंड, मीटर अपान सेकेंड होता है। अब तो कोई यदि दोनों पक्षों में वर्ग करा दें, क्या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, में वर्ग करने पर, में वर्ग वर्ग तो करा देते हैं बेटा वर्ग। तो 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर अपान सेकेंड का स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, अब देखो जब इसका स्क्वायर कराएंगे तो कितना है, 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर कराएंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर कराएंगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में बेटा दिख रहा है मीटर अपान सेकेंड, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसलिए इसका पहला जो है पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, समीकरण E बराबर पीसी, जहां E कॉमा P तथा C क्रमशः ऊर्जा, जिसमें से E ऊर्जा, P संवेग एवं C प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। नंबर 1 कह रहा है इलेक्ट्रॉन एवं, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटॉन के लिए नहीं, ना इलेक्ट्रॉन के लिए। अगला ऑप्शन है चौथा, ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना फोटॉन के लिए। ठीक है क्या भैया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा फोटॉन के लिए कि लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। ठीक है, ये जो नियम लगेगा वो फोटॉन, चूंकि यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा है और प्रकाश की बात कर रहा है, तो प्रकाश में क्या होते हैं, प्रकाश में फोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोटॉन के लिए ऑप्शन सेकंड जो है सही होगा। कौन सा, फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये इसका सही होगा। ठीक है, तो इसमें टिक कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है। ठीक है, क्या है बेटा, धातु। ध्यान देना, ग नंबर क्वेश्चन है, ग नंबर धातु। ठीक है, धातु है और एक अर्धचालक है, क्या बेटा, अर्धचालक है। ध्यान देना, अर्धचालक है, धातु है और एक अर्धचालक है। इनके ताप में वृद्धि की जाती है, यानी इनको गर्म किया जाता है, दोनों धातु को गर्म किया जाता है और अर्धचालक को भी गर्म किया जाता है। तो भैया क्या होता है, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कह रहा है दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है।
थर्ड नंबर है धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो भैया इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा कि जब यदि धातु गर्म हो जाती है तो उसकी चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। क्योंकि बात ये पड़ रही है अर्धचालक, हमने क्या बताया था भैया? अर्धचालक जिसमें यानी जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं, ठीक है, या अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का मतलब आधा चालन करने वाला, आधा ना चालन करने वाला, ठीक है, तो इसे अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा देखा अगला ग नंबर चित्र में कह रहा है, चित्र बना हुआ है, दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। पहला 10 ओम, दूसरा 20 ओम, तीसरा 5 ओम, चौथा 15 ओम। बेटा इसका कौन सा करेक्ट होगा? तो भैया यहाँ पर डायोड लगा है, ध्यान देना, जब डायोड लगा होता है, ठीक है, काफी क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं एग्जाम में, आगे अगले प्रैक्टिस सेटों में, ठीक है, जब हमने अपनी कोचिंग में करवाए हैं सारे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें एक ही विशेष बात निकल के आती है, जब आगे डायोड लगा हो तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सेम रहता है। अर्थात कहने का मतलब ऊपर भी 10 ओम है, नीचे भी 10 ओम है, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? 10 ओम आंसर आएगा। क्या आएगा? 10 ओम, अर्थात पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद घ नंबर एक ट्रांजिस्टर में, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जन में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रता होता है। इसके बाद संग्राहक में अशुद्धि की न्यूनतम सांद्रता होता है। इसके बाद अगला है आधार में अशुद्ध का न्यूनतम सांद्रण होता है। इसके बाद तीसरा है तीनों क्षेत्रों में अशुद्धि का एक समान सांद्र होता है। तो इसमें बेटा ट्रांजिस्टर जब पढ़ा होगा तुमने तो उसमें देखा होगा कि इसके आधार में, जो तीसरा ऑप्शन है, आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला जो हम पढ़ते हैं, कह रहा है एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे पहला ऑप्शन है यह अधिक गर्म नहीं होता, दूसरा यह अधिक धारा नहीं लेता, तीसरा है यह अधिक धारा नाप सकता है, चौथा है यह नापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो यही ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या? यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। अगला खंड बा के बारे में समझते हैं, तो खंड बा पे चलते हैं भैया। खंड दूसरे का पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए, ठीक है। तो दूसरे का देख लेते हैं इसको भी। दूसरे का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है? कोणीय संवेग, इसमें कुछ नहीं लिखना था, कोणीय संवेग बराबर h/2π, ठीक है। यहाँ पर लिख देना जहाँ h प्लांक नियतांक, h बराबर प्लांक नियतांक और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या? 34 जूल सेकेंड। ये बात क्लियर हो बेटा, ठीक है। इतनी बात ये लिखना था, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें विशेष। दूसरे का खा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। दूसरे का खा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। हमने सपोज किया कोई लेंस बनाया, ये एक लेंस बनाया,
और ये एक लेंस बनाया। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा को हमें परिभाषित करना है। इसका केंद्रीय भाग है, यहाँ से रेखा गुजरती है या मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी? एक ऐसा लेंस जिसमें प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरण को डालेंगे, ध्यान देना, ऐसे इस प्रकार से निकल जाती है, दूसरी ऐसे निकल जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिस भाग से होकर जाती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे ठीक यहाँ पर देखो, तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, इस प्रकार से, मतलब दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? लेंस का वह भाग या लेंस का वह केंद्र जहां से प्रकाश अपवर्तित होता है, ठीक है, या जहां से प्रकाश निर्गत होता है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस का वह भाग जहां से प्रकाश अपवर्तित होता है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। इसके बाद ग नंबर है बेटा, क्वेश्चन बहुत सरल है। ग नंबर इसको लिख लेना बेटा। ठीक है, दूसरे का ग जो है क्वेश्चन बोला है C12C। ठीक है, इसको हम करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं। और दूसरा है C6C14। ठीक है, इतना लिखा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन की अधिकता होती है। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही इजी है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन की यदि हम बात करें, इसमें भी प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन तो प्रोटॉन, इसमें भी प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये भी यहाँ लिख देते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें भी न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते, ध्यान से समझना। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भैया जो होता है, परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है, परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है उसे प्रोटॉन कहते हैं। परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी है? 6 है। इसमें परमाणु क्रमांक की संख्या 6, अर्थात परमाणु क्रमांक कितना? 6 है। ठीक है, तो इन्हें ये प्रोटॉन कहा जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन में ऐसा नहीं होता। अब कुछ बच्चे ये दिमाग लगा रहे होंगे जो परमाणु भार होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमें परमाणु भार में यदि अगर हम परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। क्या? 12 में यदि अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 6 होगी। और जब इसको निकालेंगे तो इसमें भी क्या घटाना है? 14 में 6 घटाओ बेटा, कितना आएगा? 8। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। तो भैया ध्यान देना, इसमें पूछा था, क्या पूछा था सवाल के अकॉर्डिंग, कह रहा है यानी C12 की अपेक्षा C14 में कितने प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी। तो प्रोटॉन तो समान होंगे, C12 और C14 में जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, ये भाषा लिखनी है। तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में C12 की अपेक्षा C14 में 2 की अधिकता होगी। अर्थात यहाँ इसमें 6 है, इसमें 8 है, कितने अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, तो इतना लिखना था, कुछ ज्यादा नहीं था, विशेष कुछ क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद इसी का घ नंबर देख लेते हैं। घ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 AMU द्रव्यमान छति में कितनी ऊर्जा निकलती है, ये हमें बताना है। तो चूंकि हमें पता है एटॉमिक मास यूनिट में जो होता है, यानी द्रव्यमान छति में ऊर्जा कितनी निकलती है, तो हमें पता है कि कितनी होती है? 931.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही लिखना था। ठीक है, कुछ किताबों में जो है या उसमें देखोगे, ठीक है, पेपर में तो 9 से 31 लिख के आएगा, तो हमने 0.25
जो है हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिखना था, कुछ नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ए वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3I+4J न्यूटन अपान कूलाम, न्यूटन अपान कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10 आई कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। नहीं, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, बहुत सरल है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अंगा नंबर है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है, E वेक्टर इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप। ठीक है, उसके बाद एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 10I कैप। ठीक है, कह रहा है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, अर्थात फाई E ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं बेटा संबंध क्या होता है, तो सूत्र होता है फाई E इज इक्वल टू EA। क्या होता है, EA। तो यहाँ पर रखो फाई E इज इक्वल टू E का मान कितना है, 3I कैप प्लस 4J कैप। ठीक है, गुणे ए का मान कितना है, 10I कैप। यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा, पहले हम गुणा करा लेते हैं। फाई E इज इक्वल टू 3I कैप में 10I कैप का गुणा कराएंगे, 3 इंटू 10 और I कैप इंटू आई कैप प्लस 4J कैप और I कैप में गुणा कराते हैं तो 4 गुणे 10, I पहले आता है इंटू J कैप। तो एक बात याद रखना, I कैप इंटू आई कैप का मान होता है 1 और I कैप इंटू J कैप का मान होता है 0। ठीक, तो यहाँ पर भैया इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो फाई E इज इक्वल टू इसका 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, और इसका मान हमने अभी बताया 1 होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो जैसा कि इसका हमें पता है न्यूटन अपान कूलाम लिखा है और इसमें मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम में। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, ये निकल के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर गेट के तर्क प्रतीक बनाइए तथा इसका सत्यता सारणी लिखिए। ये भैया कोई दिक्कत नहीं, सारणी लिखनी है, मतलब ये क्वेश्चन से हटा दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलेंगे हम खंड सा की ओर, इसको हम जो है स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना ले सकते हैं। ठीक है, तीसरे का क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है हीलियम He प्लस Z इज इक्वल टू 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखो हीलियम दिया हुआ है He प्लस, इसके बाद Z का मान दिया है 2। तो हमें पता है हीलियम में का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है N बराबर 2, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। ठीक है, तो अब देखो भैया इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है E का मान ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या दिक्कत है भैया, इतना सरल सवाल, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसके लिए ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ठीक है, सॉरी N स्क्वायर, क्या हो जाएगा N स्क्वायर। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 13.6 इंटू यहाँ पर भैया Z स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटे N का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब ये 2 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर कितना आएगा, 13.6। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इतने जूल निकल आए। कोई दिक्कत इस सवाल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। ठीक है, धारा घनत्व में संबंध लिखना है भैया, ध्यान देना। अपवाह वेग की हम सबसे पहले परिभाषा
लिख देते हैं। अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहा जाता है। क्या होगी परिभाषा? जब किसी चालक के शिरों के बीच, क्या भैया, जब किसी चालक के शिरों के बीच, ठीक है, समझते हैं फिर से परिभाषा अपवाह वेग की। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित किया जाता है, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं। क्या? एक नियत वेग से चलने लगते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। समझना बिल्कुल बात? फिर से एक बार नोट कर लेना बेटा कॉपी में, जो है काफी समय लग जाएगा। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित किया जाता है, तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं, एक नियत वेग से चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तीसरे का खा, ये फार्मूला, तो J इज इक्वल टू होता है NeVd, NeVd। J क्या है? J धारा घनत्व है। क्या है? धारा घनत्व। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन, Vd अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, J क्या है? धारा घनत्व, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन है, Vd क्या है? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। बस क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, परिभाषा आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। बेटा इसको हम जो है इनको रफ कर देते हैं, इसके बाद इसको जो है देख लेते हैं, है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, देखो तीसरे का ग नंबर। ठीक है, देखो वैद्युत द्विध्रुव चित्र यहाँ बना लेते हैं, छोटा सा बना, ज्यादा। यहाँ पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा, और इसके अच्छी स्थिति में यहाँ पर हमने कोई बिंदु P मान लिया। ठीक है, यहाँ इसका जो है इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, यहाँ पर केंद्र है तो O मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है एक आवेश से, तो इसे द्विध्रुव कहते हैं। यानी कितनी होगी? 2l दूरी होगी। तो भैया बेटा बताओ ये इतनी दूरी कितनी होगी? L होगी। इतनी दूरी बेटा क्या होगी? L होगी, है L होगी। अब देखो यहाँ से बिंदु O से, ठीक है, इस बिंदु O से यहाँ तक की दूरी R होगी। कितनी होगी? R होगी। परिभाषा क्या है, थ्योरी क्या लिखनी है? माना कोई बिंदु A है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु A से 2l मीटर की दूरी चलने पर बिंदु B प्राप्त होता है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु B से L मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु O है। बिंदु O से तथा बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु क्या है बेटा? स्थिर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इधर V1 इधर V2। ठीक है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में। तो ध्यान देना कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। थ्योरी बेटा लिख लोगे, तो यहाँ पर हम चालू करते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो हमें पता है वैद्युत विभव का फार्मूला क्या बताया था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि यहाँ प्लस जो है ये Q है, अपॉन R। अब यहाँ R का मान देखना बेटा, मतलब यहाँ तक दूरी कितनी होगी? हमें पता है यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, तो भैया ये जो दूरी है L है। यदि हम इस दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो क्या इतनी दूरी नहीं निकल आएगी?
तो यहाँ पर हमें आर में एल घटाना है। कितना लिखना है? आर माइनस एल। कोई दिक्कत? ये आप V1 लिख देना प्लस, चूंकि V1 होगा। अब इसके बाद ठीक है, ध्यान देना, अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, यहाँ पर लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, ध्यान देना चूंकि माइनस है ना, अपॉन आर का मान कितना भैया? तो ये यहाँ तक तो पूरी आर है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है? एल है। तो अर्थात ये पूरी दूरी कितनी होगी? आर प्लस एल। यहाँ आर प्लस एल नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखो परिणामी विभव, तो परिणामी विभव क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2। मान रखो भैया, V1 का मान कितना है? तो V इज इक्वल टू V1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, अपान R माइनस L लग दिया, कोई दिक्कत? प्लस देखो यहाँ पर ये माइनस है, तो ये माइनस जो है आगे आ जाएगा, तो हम ये नहीं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर Q R प्लस L हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो V इज इक्वल टू कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये नहीं आ रहा, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इतना कॉमन आ रहा है, बचा क्या? 1/r माइनस ये माइनस 1/r प्लस ये, इतना कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो भैया अब देखो ये तो हमारा कॉमन आ गया है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है? Q रख दिया, कोई दिक्कत? अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो क्या क्या आएगा? R माइनस एल आएगा, और एक क्वेश्चन में R प्लस एल आएगा, कितना? R प्लस एल आएगा, ठीक है। अब देखो भैया ये इधर गुणा में हो जाएगी, ये इधर गुणा में हो जाएगा, यदि मैथ पढ़े हो तो इतना पता होगा कैसे क्या होता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? R प्लस एल माइनस और R माइनस एल, इस प्रकार का क्लोज कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, ये इनटू में है, एक मान लिया, दो ध्यान देना बेटा, ये फार्मूला किसका लिखा है? एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, क्या लिखा है? उसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये लिखा है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब इसको देखो भैया, माइनस का अंदर गुणा कराओ, r प्लस एल माइनस r, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का एल, तो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो ये देखो माइनस का ये r है, ये प्लस का r है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचा क्या? तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना है? Q, है ना? अब देखो ध्यान देना, L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा, और यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बाहर लाओ, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना क्योंकि हमने पढ़ा है P बराबर वैद्युत ध्रुव, है ना, P बराबर 2QL, तो यहाँ पर 2QL के जगह पर P नहीं रख सकते, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ पर लिखेंगे R की तुलना में L का मान छोटा है, तब R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान बहुत छोटा होगा, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर, तो यहाँ पर जब L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो क्या होती है? V बराबर, यहाँ कंडीशन दे देना, R स्क्वायर लेस देन L स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया बेटा, वीडियो सही से आ रहा है। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो जिस बच्चे को ले सकते हैं, नहीं इसको हम रफ कर दें जल्दी से। ठीक है, रफ कर देते, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है द्रव तरंग क्या होती है, दी ब्रोगली तरंग समीकरण लिखिए। ठीक है, द्रव तरंगे क्या होती है, दी ब्रोगली तरंग समीकरण लिखिए। कोई दिक्कत नहीं। तो द्रव तरंग है, ठीक है, समझना। द्रव तरंग क्या होती है, ये द्रव तरंगे जिसे कहते हैं, ये क्या होती है, द्रव कणों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटॉन के गति के कारण उसमें या उससे संबंधित तरंगों को दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं या द्रव तरंगे कहते हैं। फिर से सुनो बेटा ध्यान से। द्रव कणों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटॉन के गति के कारण उससे संबंधित तरंगों को दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा। बेटा वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p। तो चूंकि हम जानते हैं बेटा p बराबर क्या होता है, mv होता है, तो यहाँ पर रख लो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये हो गया हमारा संबंध। ठीक है बेटा, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।